हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान एजुकेटर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम। इसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट इसमें कुछ अलग है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बनाई गई है, और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप देख लीजिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में। इन डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर द थीम ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशन। जो हमें एहसास होता है, जो हमें पास्ट के बारे में चीजें याद आती हैं, उसके बारे में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस चीज के बारे में ये वीडियो है, ये पोयम है। द पोयम कैप्चर्स अ मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में ये वीडियो है। व्हेन सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट चेंजेस द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। किस तरह से एक अचानक होने वाले कुछ चीजें किसी भी इंसान का, किसी स्पीकर का किस तरह से उसका माइंड चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। थ्रू विविड इमेजिनरी एंड कंसाइज लैंग्वेज, फ्रॉस्ट कन्वेज द पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन द ह्यूमन स्पिरिट। अब अपने पावरफुल विविड इमेजिनरी, जो उन्होंने अपने पावरफुल एक इमेजिनेशन को यूज किया है, उस वजह से जो उन्होंने कंसाइज लैंग्वेज यूज किया, कंसाइज होता है मतलब जो संक्षिप्त, लिमिटेड शब्दों का यूज किया है, उस बिहाफ पे उन्होंने किस तरीके से नेचर को ह्यूमन स्पिरिट पे प्रभावित बताया है। मतलब कि नेचर की वजह से ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से चेंज हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने इस पोयम में बताया है। इसी के साथ हम इसके कई पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक पोएट थे, वो एक अपनी इमेजिनेशन के लिए जाने जाते थे। उनका इमेजिनेशन साधारण नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, और अपने आइडियाज को अपने इमेजिनेशन के साथ जोड़ देते थे वो। ठीक है, इसी कहानी में उन्होंने इसी चीज को बताया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उस स्लाइड में हम इस पोयम को अच्छे से जान पाएंगे। बात करते हैं सेकंड स्लाइड की, पोएटिक डिवाइसेस। किस तरह के पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। फ्रॉस्ट एम्प्लॉयज वेरियस पोएटिक डिवाइसेस टू कन्वे द पोएम्स मैसेज। वो कई सारे डिवाइसेस यूज करते हैं। डिवाइसेस यहाँ पर मेटाफर्स या हमारे फिगर ऑफ स्पीच से हैं, उस टॉपिक से होता है। जैसे इसमें मेटाफर यूज किया गया है। क्रो एंड स्नो सिंबलाइज क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंस्पिरेशन। वैसे तो क्रो और जो हमारा इसमें जो क्रो है या स्नो है, वो दोनों चीजें जो यूज की गई हैं, वो किसी तरह से किसी को इंस्पायर नहीं करती, लेकिन पोएट ने उन दोनों चीजों को भी इंस्पिरेशन के लिए यूज किया है। दैट कैन अराइज फ्रॉम म्यूंडेन एक्सपीरियंस, जो उसके एक्सपीरियंस से बाहर निकलता है। The alliteration in dust of snow and hemlock tree creates rhythmic and memorable effect। अब इसमें जो alliteration है, alliteration एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच यूज होते हैं, एक मेटाफर और एक alliteration। alliteration एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर सेम ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो सेम साउंड, स्टार्टिंग में सेम साउंड्स यूज करते हैं या सेम साउंड्स निकालते हैं। जिसमें स्टार्टिंग में जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उनके अंदर दो सेम साउंड्स निकलते हैं, उसको एलिट्रेशन में आता है। जैसे मान लेते हैं लीपन मान लेते हैं, लीची मान लेते हैं, तो सिर्फ में ली आ रहा है दोनों में, लीची है लीपन, इस तरह से बोल सकते हैं वर्ड्स, तो वो एलिट्रेशन में आते हैं। समझ में आ गया। एलिट्रेशन इस फिगर ऑफ स्पीच है वो एक, जिसमें स्टार्टिंग में जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सेम होता है। ठीक है, और इससे जो पोएम होती है उसको एक रिदमिक और एक मेमोरेबल इफेक्ट वो क्रिएट करते हैं। रिदमिक मतलब एक रिदम बन जाती है, फ्लो बन जाता है। जैसे फ्री ट्री, इस तरीके का वो बन जाता है। फ्री हो गया, ट्री हो गया, थ्री हो गया। रिदमिक साउंड्स, रिदमिक वर्ड्स उसमें यूज किए जाते हैं इसकी वजह से। तो पोएट ने इसमें दो यूज करे हैं, एक मेटाफर और एक अलिटरेशन, और स्नो और क्रो को एज अ इंस्पिरेशन उसने अपने यूज किया है। अब हम चलते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंबोलिज्म। अब हम बात करेंगे सिंबोलिज्म, ये रिप्रेजेंट करना क्या चाहता है। द क्रो रिप्रेजेंट द अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट फॉर चेंज। कैटलिस्ट होता है एक चीज जिससे किसी चीज में परिवर्तन आ जाए। अब क्रो को इसने यूज किया है अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट, यानी कि जिसको कभी हम अंदाजा भी नहीं लगाया, अनएक्सपेक्टेड। वो कैसे चेंज कर सकता है। वाइल द स्नो सिग्निफाइज द बर्डन ऑफ डिस्पेयर। और स्नो सिग्निफाई करता है, बर्फ क्या सिग्निफाई करता है, बर्फ सिग्निफाई करता है निराशा को। जो एक इंसान निराशा में दबा हुआ है, मतलब एक इंसान निराश होकर, निगेटिविटी है उसके माइंड में और वो निराश होकर निराशा से दबा हुआ है, उसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। द हेमलॉक ट्री सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ स्पीकर्स डेस्पोडेंसी। और हेमलॉक ट्री को भी डेस्पोडेंसी यानी कि निराशा का ही पेड़ बताया, क्योंकि हेमलॉक ट्री में कांटे वगैरह होते हैं। हेमलॉक जो ट्री होता है वो कांटा नुमा पेड़ होता है, उसमें ज्यादातर कांटे होते हैं।
तो इसको भी नेगेटिव इफेक्ट दिया गया है, नेगेटिव सिंबलाइज करा गया है। दीज सिंबल्स कलेक्टिवली इलस्ट्रेट द पोएम्स थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड होप। और ये रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से ये नेगेटिव चीजें मिलकर भी एक पोयम के थीम को ट्रांसफॉर्मेशन और एक होप से भरा हुआ, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं निराशा से होप की तरफ, आशा की तरफ। ये इसमें जो सिंबोलिज्म है, ये इसको सिंबोलिज्म है इस पोयम का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जितनी भी पोयम है आपकी बुक्स में, उन सभी का क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड डस्ट ऑफ स्नो फॉर इट्स कंसाइज एंड इवोकेटिव लैंग्वेज। जो क्रिटिक्स हैं हमारे, उन्होंने सबने इसकी प्रशंसा की है इस पोयम की, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कंसाइज है, संक्षिप्त है, बहुत छोटे वर्ड्स का यूज किया गया है। एंड इवोकेटिव लैंग्वेज, और उत्तेजक लैंग्वेज है, मतलब लोगों के अंदर एक नई चेतना भर देती है, उत्तेजना भर देती है। एज वेल एज इट्स एबिलिटी टू कन्वे अ प्रोफाउंड मैसेज इन जस्ट 8 लाइन्स। और इसके अंदर एक बहुत बड़े मैसेज को पहुंचाने की ताकत है सभी लोगों तक। सिर्फ 8 लाइन्स में इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दिस पोएम इज यूनिवर्सल थीम ऑफ रिडेम्पशन। और ये यूनिवर्सल थीम रिडेम्पशन मतलब जो एहसास होता है, जो हम सोचते हैं उसके बारे में, पछतावा जो होता है उसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे बदलाव होता है किसी के अंदर, और कंटिन्यू टू कैप्टिवेट रीडर्स एंड स्कॉलर्स अलाइक। और हमेशा जब तक ये पढ़ी जाती रहेगी, जब तक रहती रहेगी, ये रीडर्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को वो मतलब कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करती रहेगी, उनमें बदलाव लाती रहेगी। इस तरह की इसका क्रिटिकल एनालिसमेंट है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसमेंट के ऊपर डेफिनेटली हर एक बार बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी पोएम से क्वेश्चन आता ही है, तो मेक श्योर आप सभी हर एक पोएम को क्रिटिकली एनालाइज जरूर करें। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा, या मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या है? इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या है एक ह्यूमन पे? फ्रॉस्ट यूज ऑफ इमेजिनरी एंड डिक्शन। फ्रॉस्ट ने इमेजिनरी वर्ड्स यूज किए हैं, डिक्शन वर्ड्स यूज किए हैं, जो प्रभावशाली वर्ड्स होते हैं। इवोक्स प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। और उन्होंने ऐसे वर्ड्स को यूज किया है जो एक रीडर के अंदर, जो इस पोएम को पढ़ रहा है, उसके अंदर एक नई चेतना, नई उत्तेजना, एक नई पावर जागृत कर दे। द कंट्रास्ट बिटवीन द bleakness of the hemlock tree and the purity of the snow conveys a sense of renewal and hope। अब जो उसका कंट्रास्ट है bleakness tree, यानी कि जो एक पत्ते नुमा, जिसमें पत्ते नहीं है, जिसमें सिर्फ नुकीले वो है, मतलब नुकीला पेड़ है एक तरह से, वो उस पर पत्ते नुकीली वगैरह होती हैं, उस तरह की। और साथ में जो प्योरिटी ऑफ स्नो जो साफ सुथरा सफेद दिख रहा है, वो एक सेंस ऑफ रिन्यूअल और होप, वो एक सेंस को कन्वे करता है, रिन्यूअल और होप को सेंस को कन्वे करता है। द पोएम रिजोनेट्स विद रीडर्स ऑन अ डीपली पर्सनल लेवल। और हर बार पोएम जब भी कोई रीडर उसको पढ़ता है, तो वो उसको डीपली, उसके पर्सनल लेवल को डीपली, उसके पर्सनल लेवल को रिजोनेट करती है। रिजोनेट्स मतलब होता है यहाँ पे कि उसके पर्सनल लेवल को जागृत करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। In conclusion, Dust of Snow by Robert Frost masterfully captures the transformative power of nature and unexpected moments that can change our perspective। इसमें डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है बहुत मास्टरफुली, बहुत एक मतलब विद्वान की तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कैप्चर किया है, जो इंसान के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ऐसी पावर को कैप्चर किया है। और ऐसे मूवमेंट्स को कैप्चर किया है जो एक इंसान के सोचने के तरीके को, एक इंसान के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जिसमें जैसे इसमें कौवा जो होता है, या हैमलॉक ट्री जो होता है, या स्नो जो होता है, इन सबको नेगेटिवली हम लोग जज करते हैं, क्योंकि व्हाइट होता है, वो ब्लैक होता है, वो नुकीला होता है, वो नेगेटिवली जज किया जाता है। लेकिन इस पोएम में जब वो कौवा उसके ऊपर बैठता है, उस पेड़ के ऊपर डस्ट गिरती है, तो उस कंडीशन में जो पोएट का जो माइंड, जो उसको निराशा से भरा हुआ था, वो पॉजिटिवली भर जाता है, और वो अपना बाकी का दिन जो खराब करने वाला था, रुइन करने वाला था, उसको बचा लेता है। तो उन्होंने इन तीनों चीजों को नेगेटिव की जगह पॉजिटिवली बताया है, ट्रांसफॉर्म किया है। दिस टाइमलेस पोएम कंटिन्यूज टू रिजोनेट विद रीडर्स। और ये कंटिन्यूस रहेगी, हमेशा ऐसे ही बाकी रीडर्स को रिजोनेट करती रहेगी, उनको रिमाइंडिंग करती रहेगी अस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ रिडेम्पशन, कि किस तरह से हम अपने पछतावे को छोड़कर अपने आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इवन द मिडेस्ट ऑफ डिस्पायर। किस तरह से हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये इस पोएम का कंक्लूजन था। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। इसके बाद हम जल्दी ही फायर एंड आइस का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज
आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे अहेड।